हेलो स्टूडेंट्स, राना केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर हमारे 12 हो गए थे। ये जो लेक्चर है वो आपका 13 है, लेक्चर 13वां लेक्चर है। आज इस लेक्चर में बात करेंगे नोड क्या होते हैं। लेक्चर 12 में हमने बात कर ली थी एटॉमिक ऑर्बिटल और उसकी शेप की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं और उनकी शेप क्या होती है, कितने टाइप की होती है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नोड, क्योंकि वहाँ पर भी नोडल प्लेन की बात आई थी, तो मैंने कहा था कि लेक्चर 13 में हम आपको बताएंगे कि ये नोड होते क्या है। तो नोड की जो एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, जो आपने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में 11th में इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का वह रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नोड कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, नोड की जो एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि नोड क्या है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का वह रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती, 0 होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नोड कहलाती है। तो ये नोड की हमारी एक जनरल डेफिनेशन है कि नोड क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। जैसे मैंने कहा कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एस ऑर्बिटल क्या है, वो स्फेरिकल होता है, लाइक ए फुटबॉल ऐसे मान लीजिए, ठीक है। एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस पर नोड नहीं होता है। अब देखिए, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि एस ऑर्बिटल जो होती है इसके अंदर कोई नोड होता ही नहीं है, नोड नहीं होता है, क्योंकि एक फुटबॉल शेप की अगर बात करें तो फुटबॉल का देखिए, मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मेरे सामने फुटबॉल है, ठीक है। तो इस फुटबॉल में आप क्या देखिए, अगर इसको हम कहीं से भी रोटेट करें, ठीक है, इसको कहीं से भी रोटेट करें तो इसमें क्या होगा, अगर इसको थोड़ा सा देखें, हाँ, जैसे आप इसको देख रहे होंगे इस फुटबॉल को, तो एस ऑर्बिटल कुछ ऐसा ही होता है। तो इसको कैसे भी इसको घुमाएं, क्लियर, कैसे भी घुमाएं, इसका ओरिएंटेशन एक ही मिलेगा। इसका ओरिएंटेशन क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। जबकि पी में क्या था, पी में इसका अलग अलग था, पी में इसका क्या था, पी में हमको अलग अलग मिले, पी एक्स मिला, पी वाई मिला और पी जेड मिला। तो जो एस है, तो एस कैसा होता है, एस होता है स्फेरिकल। एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल की वजह से क्या होता है कि आप चाहे एक्स के अलॉन्ग जाओ, वाई के अलॉन्ग जाओ या जेड के अलॉन्ग जाओ, किसी के अलॉन्ग जाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल मिलेगी। इसके अंदर कोई ऐसा प्लेन ही नहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम लोग मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो नोड होता है वो क्या होगा, 0 होगा, या कहेंगे कि इसके अंदर नोडल प्लेन क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नोड होते हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। ध्यान रखिएगा, जो नोड होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक रेडियल नोड होता है और एक एंगुलर नोड होता है। रेडियल नोड मीन्स वही रेडियस से, और एंगुलर नोड मीन्स एंगल, उसी के हिसाब से ही इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है, कोई अलग से कोई नई बात नहीं है। तो 2 प्रकार के होंगे, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। यहाँ से क्वेश्चंस ही बनते हैं ज़्यादातर। तो इसके कुछ मैंने फार्मूले लिखे हैं, उनको आप दिमाग पर अच्छे से बैठा लीजिएगा। जैसे मैंने पहला फार्मूला लिखा है कि किसी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किसी ऑर्बिटल के अंदर, जैसे आपके पास पी ऑर्बिटल है, क्या है आपके पास, पी ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ नोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर नंबर ऑफ नोड निकालने का तरीका होगा n-1। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें एस के लिए निकालो, तो आपको पहले ही याद है भैया, अगर कोई 1s के लिए पूछे, 2s के लिए पूछे, 3s, तो आप बिल्कुल घबराओ मत। आप एक दिमाग में डाटा फिट कर लो कि भैया एस के अंदर तो नोड होता ही नहीं है, नोडल प्लेन तो होता ही नहीं, तो 0 होगा। अगर फार्मूला से भी निकालना चाहो तो जो 1s है तो इसके लिए n की वैल्यू 1 हो गई। अब फार्मूला क्या, n-1, तो 1 - 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो वही बात लिखिए कि किसी ऑर्बिटल में, ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल के अंदर ही नोड होंगे, ऑर्बिटल के अंदर ही नोड होंगे। तो किसी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो तो कैसे निकलेंगे, n-1 निकलेंगे। क्या निकलेंगे, n-1। दूसरा फार्मूला है कि किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालने। अगर किसी ऑर्बिटल में, ये तो टोटल नोड की बात आ गई n-1, अगर रेडियल नोड निकालने तो रेडियल नोड कैसे निकलेंगे, n-1 से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, l को घटा देंगे। तो किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालने तो n-1 - l हो जाएगा।
और किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एंगुलर नोड या नोडल प्लेन निकाल लें तो कैसे निकलेंगे, एल के बराबर। तो ये जो तीन फार्मूले इनको बहुत बारीक से बहुत कायदे से उनको पढ़ लीजिएगा। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने हैं तो n-1 का फार्मूला निकालो। उसके अंदर अगर आपको रेडियल नोड निकालने हैं तो n-1 -l लगाओ। अगर उसके अंदर आपको क्या निकालना है, एंगुलर नोड निकालना है या नोडल प्लेन निकालना है, क्या निकालना है, एंगुलर नोड निकालना है या आपको नोडल प्लेन निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। कहानी समझ में आ गई ना। तो ये 3 पॉइंट नहीं, ये 3 आपके की पॉइंट हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, अब देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी ns ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड, अगर ns ऑर्बिटल है तो इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकलेंगे देखिएगा। तो ns ऑर्बिटल के लिए s के लिए कि l की वैल्यू क्या होती, मैंने बताया भी था शुरू में कि s के अंदर s के लिए l की वैल्यू 0 होती। तो यहाँ पर आप अगर 0 रखोगे, भाई आपका फार्मूला क्या है, फार्मूला है n-1 -l, n-1 और l की वैल्यू 0 हो गई तो कितना निकल के आ गया, n-1 आ गया। तो ns ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड कैसे निकलेंगे, n-1। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि अगर किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फार्मूले अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। ओके, अब आगे देखिएगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई, उस टेबल को बहुत अच्छे से देखिएगा कि ऑर्बिटल आपकी मैंने ली 1s 2s 3s 4s ऐसा चलता रहेगा और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालना मुझे। जैसे मुझे 1s के लिए निकालना है रेडियल नोड, बड़ा आसान है भाई। इसके लिए 1s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी और l की वैल्यू क्या होती, 0 होती। ये वैल्यू यहाँ रख दो तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये l क्या हो जाएगा, 0। तो पूरा हल करेंगे कितना निकल जाएगा, 0 आएगा। 2s के लिए यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ रखो तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा और l की वैल्यू क्या होती है, 0, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3s के लिए निकालो कितना आ जाएगा, 2। 4s के निकालो कितना आ जाएगा, 3। कुछ आप ट्रिक भी बना सकते हो कि 1 है 0, 2 होगा तो 1, 3 हो गया तो एक कम करते चले जाओ। क्यों कम करते चले जाओ, क्योंकि भाई l जो होता है वो s के लिए क्या होता है, 0। तो चाहे 4s हो 5s कोई भी हो तो इन सब के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपको देखना क्या, आपको n देखना और उससे 1 घटा दो। ये आपका कितना है, 1, 1 से 1 गया 0। ये 2 है, घटा दो किससे, भाई 2, भाई आप फार्मूला क्या लगाएंगे, आप फार्मूला लगाएंगे n-1। तो यहाँ रखिए 2 - 1 1 आ जाएगा, यहाँ रखिए 3 - 1 2 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। क्लियर, इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को जरा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, क्लियर। इसके बाद ये थोड़ा सा जो डार्क आपको दिख रहा है एरिया, उसके बाद आपको वाइट एरिया दिख रहा है, फिर डार्क दिख रहा है, फिर वाइट दिख रहा है, फिर डार्क, फिर आपका ये वाइट बनेगा, फिर आपका डार्क वाइट ऐसा चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपका जो डार्क एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, 1s। क्या कहते हैं, 1s। इसके बाद जो दूसरी डार्क एरिया है, ये वाली, ये जो डार्क एरिया दूसरी है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, 2s। जो तीसरी डार्क एरिया है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, 3s। क्या कहते हैं, 3s। इसके बाद जो आपको वाइट दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, रेडियल नोड। क्या है, रेडियल नोड। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो टेबल मैंने जो बनाई थी 1s 2s 3s 4s, तो ये आपके न्यूक्लियस के चारों ओर के हैं और इनके अंदर रेडियल नोड्स इस तरीके से होते हैं जो मैं इस पिक्चर में आपको दिखाया है। तो ध्यान रखिएगा 1s के अंदर रेडियल नोड कितना आपको मिलेगा, 0। 2s के लिए कितना बनेगा, 1 मिलेगा। 3s में कितने मिलेंगे, 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले की हेल्प से रेडियल नोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट है नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स क्या होते हैं। ओके, चूँकि मैंने लेक्चर 12 में आपसे बात की थी कि मैं रेडियल नोड और नोड के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वहीं पर तो इस लेक्चर में हम नोड और नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो देखिए नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में वह प्लेन का अर्थ कोई एक ऐसा तल, एक ऐसी सरफेस जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो ही ना, 0 हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो, 0 हो। तो लिखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में वह प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो, 0 हो, नोडल प्लेन कहलाते हैं। तो नोडल प्लेन क्या है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, यानी उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन हो ही ना,
वही आपका क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, वही नोडल प्लेन कहलाता है। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कारण नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड जीरो होता है। जो नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसका वेव नेचर, तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं तो उसके अंदर वेव नेचर भी, उसका जो वेव करेक्टर है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। आगे क्या है कि नोडल प्लेन न्यूक्लियस से होकर पास होता है। ध्यान रखिएगा कि जो नोडल प्लेन है वो हमेशा किससे पास होता है, न्यूक्लियस से पास। तो पहली चीज़ कि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऐसा प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, नोडल प्लेन कहलाता है। नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। यानी कहने का अर्थ है कि साई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दूसरी चीज़ क्या है, नोडल प्लेन न्यूक्लियस से हमेशा पास होता है। तो जो प्लेन होगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा, न्यूक्लियस से पास होगा। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा है कि किसी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या ऑर्बिटल की एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होती है। मैंने अभी बताया भी था, अभी पीछे की टेबल में भी यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट किया था। इसको देखिएगा, यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स थी और इनके अंदर क्या है, रेडियल नोड्स, ठीक। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेडियल नोड की थी और यहाँ पर बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है नोडल प्लेन की ऑर्बिटल की एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होगी। तो अगर किसी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। तो मेरे पास ऑर्बिटल हैं SPDF, ओके। यहाँ पर जो मैंने पीछे जो आपको पढ़ाया था उस पीछे जो मैंने आपको बताया ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल के अंदर हम लोग नंबर ऑफ रेडियल नोड कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला क्या था, n-1 -l। अगर आपको ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारी ऑर्बिटल्स हैं और मैंने बताया था, आप रट लो कि जो s ऑर्बिटल होती है इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होगी, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होगी और f ऑर्बिटल के l की वैल्यू 3 होगी। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी 4 ऑर्बिटल हैं और इन ऑर्बिटल के अंदर ये l की वैल्यू होती है। s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए 1 होगी, d के लिए 2 होगी और f के लिए 3 होगी। अब इन ऑर्बिटल के अंदर हमें क्या निकालना, नोडल प्लेन निकालना। क्या निकालना, नोडल प्लेन निकालना। तो s के लिए नोडल प्लेन कितना होगा, 0 होगा, p के लिए 1 होगा, क्योंकि अभी मैंने एक बात बताई है। क्या बात बताई कि अगर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन निकालना है तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर देख लो बस। इसका एज़ीमुथल 0 है तो 0 होगा, इसका 1 है तो 1 होगा। बस आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ को ज़रा समझते हैं, ग्राफ क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ की थोड़ी सी समझ बच्चों को होनी चाहिए। ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। मैंने एक्स वाई पर अभी कुछ माना नहीं, मैं केवल एक जनरल ग्राफ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है और ये आपकी न्यूक्लियस होती है। क्या होती है, न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, क्लियर। ये न्यूक्लियस है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, धीरे 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 ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और एक बढ़ने के बाद ये एरिया में क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक मैक्सिमम हुई और फिर ये धीरे 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 आपकी क्या हो गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई और आके यहाँ पर क्या हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी 0 हो जाती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो वो आपकी जगह क्या कहलाती, नोड कहलाती। फिर क्या हुआ, ये दोबारा ग्राफ फिर ये राइज हुआ, फिर बढ़ा, ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और फिर क्या हुआ, एक अधिकतम वैल्यू के बाद ये धीरे धीरे आपकी कम होती चली गई। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो नोड कितना है, नोड केवल आपका 1 है। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा ग्राफ, मैं भी कुछ इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट है आपका और ये आपका क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सेस पर आप थोड़ा सा देखिएगा कि ये क्या थी, न्यूक्लियस। अब ये जो आपको ये पीक जो दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बहुत ज़्यादा है। धीरे 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही, कम होती चली गई और आके यहाँ पर क्या हो गई, 0। तो एक तो नोड आपको ये मिल गया, ठीक। फिर धीरे 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 ये वैल्यू आपकी बढ़ी और फिर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी बढ़ी, बढ़ने के बाद फिर ये 0 हो गई, फिर एक नोड आपको ये मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ये बढ़ते ये इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ी और फिर ये ऑटोमेटिक फिर आपकी ये 0 हो गई, एक नोड ये मिल गया और फिर ये आपका वैल्यू बढ़ी, फिर आपकी क्या हो गई, 0, एक नोड ये मिल गया और फिर ये धीरे धीरे ये राइज होने लगी। ओके, तो ये कुछ आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे जिनके कुछ मीनिंग थे। अगले लेक्चर में हम 14 में जो लेके आएंगे वो आपके कुछ ग्राफ्स होंगे और हम बात करेंगे अगले जो लेक्चर में वो बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ
साई। ओके।